चीन सबसे कमज़ोर सौदा ब्रिटिशर्स के साथ कर बैठता है। ब्रिटिशर्स लोग जब देखे कि क्विंग डायनेस्टी अपने मिडलैंड चाइना में चीन को मॉडर्नाइज करने जा रहा है, ऐसे अवस्था में 1894 में कोरिया को लेके चीन और जापान के बीच में युद्ध करवा दिया। आधा से ज़्यादा चीन में उस समय लोकल फार्मर्स को व्यवहार करके लोकल मार्केट में इलीगली ओपियम को फैला दिया। शिंग्स डायनेस्टी उस समय तब भी राज कर रही थी, और वो जब देखा कि ये ब्रिटिश लोग धंधे के कारोबार के नाम से यहाँ प्रवेश करके हमारी ही जनता को फिल्टर्ड ओपियम पिला पिला के सबको नशे में डाल रहा है, तो वो अपने देश में ओपियम को बैन कर दिया। यहाँ 18वीं शताब्दी में वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, और वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद वो वेस्ट वर्ल्ड के लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। हम लोग बात किए लगभग 1249 से 1643 तक, इसी समय के बीच जो मार्को पोलो आए थे, ठीक उसी समय के आसपास ही लगभग 17वीं शताब्दी 16वीं के आखिरी या इसी समय के समय में ही हमारी जो 18वीं शताब्दी में वेस्ट वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, उसके बाद वेस्ट वर्ल्ड के लोग भी शिप यार्ड्स बना के एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े थे। और इन लोगों को तब नज़र आता है चीन, चाइना। और ये ब्रिटिश लोग यहाँ जब चीन पहुँचते हैं 18वीं शताब्दी में, तो वो लोग देखता है कि यहाँ तो ओपियम की खेती बहुत अच्छी होती है, अफीम, चीन की अफीम ब्रिटिशों को बहुत अच्छा लगा। ब्रिटिश लोग व्यापारी थे, वो लोग सोचे बच्चा हमें ये ओपियम चाहिए। वो ये ओपियम को चाहने के लिए सिर्फ अकेला ब्रिटिश ही नहीं आए थे, ब्रिटिश के साथ साथ फ्रांस के लोग भी आए थे। फ्रांस और ब्रिटिश दोनों ने ही एक साथ आके चीन को लूटने की कोशिश किया, और ब्रिटिश लोग हांगकांग पोर्ट को व्यवहार करके ओपियम की स्मगलिंग शुरू कर देता है। और ये स्मगलिंग ऐसे करता है कि वहाँ के इंडिजिनियस चीन के लोगों को ही ओपियम खिलाना शुरू करता है, फिल्टर्ड ओपियम। और कैसे ओपियम? वहाँ से ओपियम लेता था, अपने देश में फिल्टर करता था, फिर उन्हीं लोगों को ही बेचता था, और बेच के फिल्टर ओपियम पिला के सबको नशे में डाल दिया, सारा जने नशे में। आधा से ज़्यादा चीन में उस समय लोकल फार्मर्स को व्यवहार करके लोकल मार्केट में इलीगली ओपियम को फैला दिया। बहुत बुरे तरीके से चीन में उस समय ओपियम के गिरफ्त में चला गया। शिंग्स डायनेस्टी उस समय तब भी राज कर रही थी। यही आखिरी डायनेस्टी है, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि यही डायनेस्टी की चीन को दिशा दिखाया था। और वो जब देखा कि ये ब्रिटिश लोग धंधे के कारोबार के नाम से यहाँ प्रवेश करके हमारी ही जनता को फिल्टर्ड ओपियम पिला पिला के सबको नशे में डाल रहा है, तो वो अपने देश में ओपियम को बैन कर दिया, वो ओपियम की खेती को ही बैन कर दिया। और ओपियम की खेती को बैन करने से अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग बहुत गुस्से हो गए, क्योंकि उनको रेवेन्यू आ रही थी उससे। वो जो रेवेन्यू आना उनकी बंद हुई, इसके कारण 1839 में फर्स्ट ओपियम वॉर ब्रिटिश और चीन के बीच में छिड़ जाता है, पहला ओपियम वॉर होता है। पर ये 1839 से जो ये वॉर शुरू हुई, ये लगभग 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक ये चला था, और इसमें चीन हार जाता है, क्योंकि ब्रिटिश के पास आर्म्स एंड एमुनेशंस चला गया था अच्छे से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये लोग कर लिए थे, जबकि चीन के पास भी गन पाउडर आ गया था। चीन की वो अहिंसावादी नीति जो चीन की थी, चीन की बुद्धिज़्म की प्रभाव में आने के बाद जो अहिंसावादी नीति थी, उस नीति के चलते चीन ये ब्रिटिश को रोक नहीं पाया, हरा नहीं पाया। ब्रिटिश लोग ओपियम वॉर, पहला वो ओपियम वॉर जीत जाता है। 29 अगस्त 1842 में ट्रीटी ऑफ नैनकिंग हस्ताक्षरित हुए, साइन हुआ। ये ट्रीटी ऑफ नैनकिंग में ये युद्ध को ख़त्म किया गया। 1839 से शुरू करके 1842 तक, 1839 से शुरू करके 1842 तक ये जो फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ, इसकी रेजोनेंस 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक रही। और ये जो
1842 में ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के ज़रिए ये जो वॉर ख़त्म हुआ, ये ट्रीटी के ज़रिए ब्रिटिश लोग हांगकांग आइलैंड को पूरा ले लिए। पूरा हांगकांग आइलैंड में वो लोग अपनी दखल ले लिए। चीन पहली बार यहाँ समझता है कि एक्सपेनिज्म क्या होता है। कॉलोनियल एक्सपेनिज्म को देखने के लिए चीन यहाँ पहली बार समझा कि अच्छा, ब्रिटिश लोगों की सोच ऐसी है। इससे पहले चीन नहीं समझा था। ये 1842 की बात कर रहा हूँ, तब तक भारत में भी कॉलोनियल पावर घुस चुका था। और भारत में ठीक इसी समय में ही 1857 में पहली आज़ादी की संग्राम सिपाही मंगल पांडे के द्वारा ये शुरू हुई थी। ये 1842 में फर्स्ट ओपियम वॉर चीन हार जाता है। 1856 में सेकेंड ओपियम वॉर होता है, क्योंकि हांगकांग के आइलैंड को लेने के बाद ब्रिटिश लोग रुका नहीं था। वो लोग इलीगल स्मगलिंग ओपियम की ज़बरदस्ती करते जा रहा था। लोकल फार्मर्स को एक्सप्लॉयट कर करके उन लोगों की कमजोरियों को दबा दबा के, जैसे भारत में नील का विद्रोह हुआ था, ठीक वैसे ही चीन में भी ये दोबारा 1856 में ये विद्रोह होता है और सेकेंड ओपियम वॉर छिड़ जाता है। सेकेंड ओपियम वॉर 1856 से शुरू करके 1860 तक ब्रिटिशों के बीच में चलते रहता है। पर यहाँ भी चीन फिर से हार जाता है और ब्रिटिश फिर से जीत जाता है। कौलून और स्टोन क्लाटर, ये दो जो आइलैंड है हांगकांग के आसपास की, ब्रिटिश ये दोनों आइलैंड को जीत लेता है और अपनी ओपियम की खेती वहाँ भी शुरू करवा देता है। और ये जीत चीन कभी नहीं बर्दाश्त कर पाई। उसके दिल में ये घाव पैदा होता गया कि ये ब्रिटिश लोग हम लोगों की प्रेम की, हमारी कमज़ोरी की ताकत अपने लिए बना लिया। हमारी कमज़ोरी को ये लोग एक्सप्लॉयट कर रहा है, हमारी अहिंसावादी नीतियों को एक्सप्लॉयट कर रहा है। और यही से ही आहिस्ते 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 चीन की बुद्धिज़्म थोड़ी घूमता गया और वो लोग कम्युनिज़्म की तरफ आता जाने की कोशिश करते रहा। जो कम्युनिज़्म इसी समय के आसपास ही रशिया में फैलना शुरू हुआ था। ठीक इसी समय में जो चीन की इंटरनल स्टेबिलिटी अभी तक चीन बना के रखा था, क्योंकि हांगकांग एक आइलैंड है, कूलॉन और स्टोन क्लटर, ये जो दो आइलैंड है हांगकांग के आसपास, ये दोनों आइलैंडों को चीन मजबूरी से ब्रिटिश को देने के लिए लाचार हो गया, देना ही पड़ा। और ब्रिटिश लोग ये 3 आइलैंड को कैप्चर करके चीन के अंदर की इंटरनल स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दी। कैसे भी करके, ओपियम देके, रिश्वत देके, तथा और भी कई प्रकार से, औरतों के ऊपर अत्याचार, कमज़ोरों को, बच्चों के ऊपर ड्रग्स की इस्तेमाल, चीन ये बर्दाश्त नहीं करते रहा, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और इसी चीज़ के कारण 1898 में थर्ड ओपियम वॉर छिड़ जाता है। ये जो थर्ड ओपियम वॉर आता है, इसमें ब्रिटिश का जो नेवल पावर है वो बहुत अच्छा मजबूत हो जाता है, क्योंकि 1839 तक भारत के साथ भी ये लोग अच्छे से पलासी कर लिए थे। पलासी का जो बैटल हुआ, या बक्सर के पहले पहले की जो अवस्था है, बक्सर की जो बैटल है उससे पहले पहले की अवस्था अच्छे से यहाँ कर लिए थे और भारत की पोर्ट में भी कैप्चर कर लिए थे, बंगाल की पोर्ट में कैप्चर कर लिए थे। वही पोर्ट की नेवल पावर को इस्तेमाल करते हुए ये लोग चीन को बहुत अच्छे से घेरा और चीन को पूरी नेस्तनाबूद कर दिया। और यहाँ 1898 की ओपियम वॉर, थर्ड ओपियम वॉर जब ब्रिटिश लोग जीत जाता है, यहाँ सेकेंड कन्वेंशन ऑफ पेकिंग में एक साइन हुआ ट्रीटी। और इस ट्रीटी के दौरान चीन सबसे कमज़ोर सौदा ब्रिटिशर्स के साथ कर बैठता है। हांगकांग तथा उसके आसपास की सारे क्षेत्रों को, जितनी भी हांगकांग के आसपास की छोटी छोटे आइलैंड है, उस सारे क्षेत्रों को 99 ईयर्स के लिए ब्रिटिश को लीज देने पे मजबूर हो गया। जो लीज 1 जुलाई 1997 तक था, 1997 तक था। ब्रिटिश लोग इस पूरी आसपास की ये अंशों को
अपनी पूरा कैप्चर कर लिए थे और ओपियम उठा उठा के चीन को ही खिलाते थे। और इसी के कारण ही आज जो हमारी ट्रंप महोदय, माननीय अमेरिका की राष्ट्रपति जी, कहते हैं फेंटेलिन ड्रग्स की बात चीन के ऊपर आरोप देते हुए वो वही पुरानी बात को लेके ही दोहराते हैं, जबकि चीन खुद इस दर्द की भुक्तभोगी है, खुद इस दर्द को झेला है। खैर, फिर आता है ये और एक दौर। क्विंग डायनेस्टी अभी भी था, वो अंदर ही था चीन के मेनलैंड चाइना में। इस जगह को जोंगढाओ कहते थे चीन। ये मेनलैंड चाइना में क्विंग डायनेस्टी अभी भी एक्टिव था, किंतु ब्रिटिश लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ऐसे इस्तेमाल किए जिसके तहत उन क्विंग डायनेस्टी की भी अंदर ही अंदर विद्रोह शुरू हुआ। 1850 से 1864 तक, 1850 से 1864 तक ताइपिंग में विद्रोह हुआ। ताइपिंग की जो आसपास की टेरिटोरी है वो वहाँ ताइपिंग रिबेलियन कहा जाता है। बहुत भयानक उस विद्रोह में लाखों के तादाद पे लोग अपनी सिविल वॉर में मर गए, आपसी द्वंद्व में ही मर गए। एक तो वो लोग नशाग्रस्त था ही, और ब्रिटिश लोगों की डिवाइड एंड रूल उन लोगों को खोखला कर दिया। अब क्विंग डायनेस्टी इस समय अपने आप को या चीन को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। कई प्रकार से कोशिश था क्विंग डायनेस्टी की कि वो इन चीज़ों को मॉडर्नाइज करे। ब्रिटिशर्स लोग जब देखे कि क्विंग डायनेस्टी अपने मिडलैंड चाइना में चीन को मॉडर्नाइज करने जा रहा है, ऐसे अवस्था में 1894 में कोरिया को लेके चीन और जापान के बीच में युद्ध करवा दिया। चीन और जापान के बीच में जो युद्ध होता है वो कोरिया को लेने के लिए होता है, ये 1894 में। और जिसकी जो चिराग जलाए थे ब्रिटिशर्स लोग, ब्रिटिश की प्रोवोकेशन से ही, ब्रिटिशों की इन्वॉल्वमेंट से ही ये युद्ध हुआ था, जो चीन की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाता है। चीन और जापान के युद्ध में ब्रिटिश लोग अपनी रोटी खूब अच्छे से 1894 में सेक लिए थे। और इसी समय में ही जापान चीन को हरा देता है, और जापान चीन को हरा के ताइवान और लियाओडोंग को अपने अंदर ले लेता है। ये ताइवान और लियाओडोंग चीन से उस समय अलग हो जाता है। अप्रैल 1895 में ट्रीटी ऑफ साइमोन्स खाई ये साइन होता है। इसके तहत चाइना को कोरिया की संप्रभुता को स्वीकार करनी पड़ी, कोरिया की सोवरेनिटी को मान लेनी पड़ी। 1898 में नॉर्थ चाइना में बॉक्सर रेवोल्यूशन हुआ। ये रिवेलियन जो हुआ, बॉक्सर रेवोल्यूशन, या इसमें शिंग डायनेस्टी की लोग 1898 में शिंग डायनेस्टी के लोग क्रिश्चियनिटी और फॉरेन इन्फ्लुएंस को व्यवहार किया था, और जिसके खिलाफ ही ये बॉक्सर रेबेलियन 1898 में हुआ था। ये जो बॉक्सर रेबेलियन हुआ, क्विंग डायनेस्टी इसी को दमन करने के लिए फॉरेनर्स की, यही ब्रिटिशर्स की सहायता लिए, जो चाइनीज सेंटिमेंट के खिलाफ गया, जिसके कारण क्विंग डायनेस्टी अपने क्षमता से ही हाथ खो बैठे। जबकि यहाँ यूएस, जापान और ब्रिटेन खूब अच्छे से सहायता की, और ब्रिटिश अगर सहायता करता है तो बदले में तो कुछ लेता ही है। ये दर्शाता है इतिहास। 1911 में जुआंगथोंग में एक सम्राट हुए, सम्राट पुई। वो जो विद्रोही गुट थे सान यात सेन के द्वारा, उनके माध्यम से ये आखिरी राजा को हरा दिया गया। ये क्वी डायनेस्टी की आखिरी राजा थे, राजा पुई। 1911 में इनको हरा दिया जाता है, और यहीं से ही जो डायनेस्टिक रूल है, साम्राज्यवादी की, परिवार दर परिवार की जो डायनेस्टी की रूल है, ये खत्म हो जाता है चीन में। 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होता है, और यही स्थापना में सान यात सेन सबसे पहले आगे आता है। और ये रिपब्लिक चाइना की स्थापना होने के बाद भी चीन की स्थिरता नहीं बनी। हमें आज भी ताइवान की समस्या दिखती है। हम लोग कहते हैं
कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी के अंदर आता है और चीन इसको क्यों लेना चाहता है उसको भी पहले जान लेनी पड़ेगी। ये रिपब्लिक चाइना 1911 में स्थापित हुआ, पर ये स्थापित होने के बाद भी ये चीन के अंदर स्थिरता नहीं ले आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दिया। जो वर्ल्ड लॉर्ड्स थे, छोटे छोटे जो कॉलोनीज थे, छोटे छोटे जो राजास थे, वो छोटे छोटे टेरिटोरीज की राजा तब भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रह गए। ये छोटे छोटे लड़ाई से पॉलिटिकल और मिलिट्री की इंस्टेबिलिटी वैसे का वैसे ही रह गया, नष्ट नहीं हुआ। और ये लड़ाई आपसी गुट, छोटे छोटे क्लैन ये बना दिया, छोटे छोटे क्लैन तैयार कर दिया, गोष्ठी बना दी। 1927 से 1949 तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ कुओमिंटांग, इनके बीच में सिविल वॉर होता है। और ये सिविल वॉर, इसमें कम्युनिस्ट नेता थे माओ जेडांग, जिस माओ की बात हम लोग आज करते हैं वो ही माओ जेडांग वहाँ इस समय कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहा था 1827 से 1949 तक। और इस समय नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ कुओमिंटांग, इसकी जो नेता थे उसका नाम था चियांग काई शेक। ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े। 1949 में कम्युनिस्ट लोग जीत जाता है और इसमें लगभग 12 मिलियन लोग, इनके मृत्यु की खबर मिलती है अलिखित रूप से। ये माओ जेडांग उस समय अपने आप को, ये चीन की क्षमता को हाथ पे ले लेता है। और इसी समय में ही ये 1949 की घटना है। ये इसी समय में ही चीन से ये नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ कुओमिंटांग, ये लोग अपनी जो चियांग काई शेक के हाथ पकड़ के ताइवान आ जाते हैं और ताइवान में अपना नेशनलिस्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट तैयार कर लेते हैं। यही नेशनलिस्ट लोग जब भाग के ताइवान पहुंचते हैं और अपनी निजी एक सॉवरेनिटी बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी बनाने के लिए वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ 1949 में माओ जेडांग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा करता है और बेइजिंग को अपना राजधानी बना देता है। इसके बाद जो ताइवान में आता है हमारी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ कुओमिंटांग, उसकी जो लीडर था चियांग काई शेक, वो यहाँ ताइवान में ताइपेई में अपनी राजधानी ये बना देते हैं। अब इससे चाइना आज भी इसी के कारण ही, जबकि ये 1949 की घटना और हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, स्वाधीनता मिली थी, उस समय से कि चीन वन चाइना पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर देता है और वन चाइना पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके ताइवान को अपने ही अंदर मानते रहता है कि ताइवान भी हमारा ही है। जबकि ताइवान वो विद्रोह को, वो धोखाधड़ियों को वो याद रखता है। वो इस चीज़ को याद रखते हुए आज भी चीन को अस्वीकार करता है। अब इस चीज़ को अस्वीकार करने के कारण माओ इस समय उस अस्वीकार को देखते हुए ही चीन में इंडस्ट्रियल एक रिफॉर्म शुरू करता है। माओ जेडांग उस समय शुरू करता है। माओ ने इस समय 2 मॉडल ले आता है, एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड मॉडल और कल्चरल रिवॉल्यूशन मॉडल। क्योंकि माओ इस समय समझ गया था कि ये बौद्धिज्म की अहिंसावादी नीति से हम ब्रिटिशर्स को कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमें अगर ब्रिटिशर्स के सामने अपनी स्टेबल इकोनॉमी बनानी है, 1949 में ही माओ ने ये ग्रेट लीप रिफॉर्म को इस्टेब्लिश कर देता है और इसी चीज़ को ले आके ही वो ये सोचता है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए हम चाइना को भी खड़ा करेंगे। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18वीं शताब्दी 1850 के आसपास ब्रिटिश और फ्रांस में हुआ था, उसी की ही मॉडल को चीन यहाँ फॉलो करने जाता है। पर चीन की जो डेमोग्राफी है, चीन की जो जियोग्राफी है, ये चीन को सपोर्ट नहीं करता है उस समय, क्योंकि ग्रेट लीप रिफॉर्म
ये एक ऐसी आउटबर्स्ट बना जो चीन में स्टारवेशन, बीमारी, भूखमारी ये पैदा कर देता है। एक फेमाइन परिस्थिति पैदा हो जाता है, लोग मरते रहते हैं, मैसिव डिस्ट्रक्शन इस समय होता है। 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु हो जाती है इसी समय में। और इस समय डैन जियोपिंग ये अपनी क्षमता ले लेता है, कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहते थे। डैन जियोपिंग चाइना की ये जो माओ की इंडस्ट्रियल ग्रेट लीप रिफॉर्म की एक पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को ही थोड़ी स्टेट ओरिएंटेड बना देता है, क्योंकि डैंग जियांग ये समझ गया था कि चीन बहुत बड़ा है, इसकी एक तरफ रेगिस्तान है तो एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ नदी है तो एक तरफ बर्फ है। ये डैंग जियांग समझ गया था, डैंग जियाओपिंग। और ये समझने के बाद वो ये स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म को ले आता है, जबकि चीन में इस समय कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट आ गया था। चीन की ओवरऑल डेमोग्राफी में कम्युनिस्ट मनोभाव था। कम्युनिस्ट इस समय सोशलिस्ट बन गए थे चीन के लोग। कम्युनिज्म और सोशलिज्म की जो फर्क है उसकी ये रहता है, सोशल कम्युनिज्म जो है वो ये नहीं मानता है कि कोई देश की बाउंड्री है। तो चीन अगर ये सोचे कि हमें हमारी बाउंड्री नहीं है, तो चीन को, मंगोल को, रशिया को भी एनक्रोच करनी पड़ेगी, जो उस समय चीन के लिए असंभव था। ये हमारी 1976 की बात है, 1980 उस समय के आसपास की बात है। इस समय में डैन जियोपिंग जो वहाँ के उस समय के राष्ट्रपति हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री हुए, वो स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म को जन्म देता है, क्योंकि तुम नेशन को नहीं हरा पाओगे तो स्टेट को तो पकड़ोगे। तो स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म को जन्म दिया। डैन जियोपिंग के समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, और ये स्टेट कंट्रोल्ड तरीके से बढ़ा दिया गया। ये हैपजर्ड तरीके से नहीं बढ़ाया गया जो माओ जेडोंग ने करने की कोशिश किया। माओ जेडोंग की जो इंडस्ट्रियल मॉडल थी वो ग्रेट लीप रिफॉर्म होने के नाते वो बहुत मैसिव हो गया था। मैसिव स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हो, तुम्हें स्टेट ओरिएंटेड हुई के ही करनी पड़ेगी। ये बात डैन जियोपिंग समझ गए थे, और यही मॉडल, ये स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म आज भी चीन में है। और यही मॉडल को रखते हुए ये इस समय डैन जियोपिंग CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये मॉडल, ये नाम लेके चीन को आगे बढ़ाया। अब जो ये चीन की पॉलिटी है इसके विषय में भी कुछ विशेष आता है। माओ के द्वारा जो चीन को आगे ले आने की कोशिश हुई, जिसको हम ग्रेट लीप रिफॉर्म कहें, वो हाईली सेंट्रलाइज्ड हुई थी, जो कम्युनिज्म की तत्व में ही बनी है। कम्युनिस्ट कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं मानता है, जो भी होगा गवर्नमेंट का होगा, यानी तुम्हारी भी घाटा नहीं, तुम्हारी भी लाभ नहीं, जो भी है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट तुम्हें सब्सिडी देगा। ये कॉन्सेप्ट थी या कॉन्सेप्ट है मेन कम्युनिस्टों की। कम्युनिस्टों की एक फंडामेंटल एथिक्स कम्युनिस्टों की ये है कि ये समाज में दो ही वर्ग है, एक गरीब है, एक अमीर है। तो चीन ये देखा कि ऐसा हो नहीं सकता है समाज में दो ही वर्ग, गरीब और अमीर। मिडिल क्लास भी तो है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी है। हमारे पास ये भी है कि कुछ जने ऐसी भी मिलेंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन भी है, रिच की भी कई क्लासिफिकेशंस मिलती है। ये माओ नहीं समझ पाए थे, क्योंकि माओ वहाँ सफ़र को शुरू किए थे। उनकी ग्रेट लीप रिफॉर्म माने हाईली सेंट्रलाइज्ड था, जिसके कारण सरकार को डेफिसिट में जानी पड़ी उनको सब्सिडी देते देते, और इसलिए उनकी मॉडल फेल कर गई। 1970 में या 70 के आसपास जब डैन जियोपिंग ये अपनी चाइनीज़ इकोनॉमी में फॉरेन इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देने के लिए अपनी निजी मॉडल को स्टेट सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को जब आगे बढ़ाया, तो इससे चीन के अंदर स्टेट ओरिएंटेड रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गई। जो स्टेट ओरिएंटेड रेवेन्यू को चीन सेंट्रलाइज किया, जबकि इससे पहले हाईली सेंट्रलाइज्ड
एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश किया गया।